प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान के अंदर चैप्टर 2 है हमारा सॉल्यूशन विलियन। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस चैप्टर को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो चैप्टर 2 है विलियन है उसके आपके कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए पूछे जाएंगे, 2021 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और PDF लिंक प्राप्त करने के लिए अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का जो बोर्ड पैटर्न है, यानी इस चैप्टर से आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। तो इस अध्याय से बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न अति लघुतरात्मक जो आपके 1 अंक का पूछा जाता है और एक प्रश्न आपके लघुतरात्मक जो आपके 2 अंक का पूछा जाता है। यानी इस चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपके आएगा छोटा क्वेश्चन और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। यानी एक क्वेश्चन आपके अति लघुतरात्मक आएगा जो 1 अंक का आएगा और दूसरा क्वेश्चन आपके लघुतरात्मक आएगा जो आपके 2 अंक का आएगा। तो क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है कि विलियन की मोललता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो विलियन की मोललता ज्ञात करने का फार्मूला लिखना है आपको और ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम 2021 में। तो M बराबर WA/MA गुणा 1000/WB। अब यहाँ पर WA का मतलब क्या है, विलेय का द्रव्यमान, और MA का मतलब क्या है यहाँ पर विलेय का मोलर द्रव्यमान, और WB का मतलब यहाँ पर क्या है, विलायक का द्रव्यमान। तो ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करनी है। उसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मोल अंश ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो मोल अंश ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो ये आपके न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी आपके काम आ सकते हैं, तो ये फार्मूले आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो मोल अंश का सूत्र क्या होता है, आपके मोल अंश के 2 स्थिति पर सूत्र होते हैं आपके। एक तो अवयव A की मोल भिन्न ज्ञात करने का और एक अवयव B की मोल भिन्न ज्ञात करने का। तो अवयव A की मोल भिन्न ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, Na/Na+Nb, और अवयव B की मोल भिन्न ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, Nb/Na+Nb। यहाँ पर 2 चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, एक तो Na और एक Nb। Na का मतलब क्या है यहाँ पर, अवयव A के मोलों की संख्या, और Nb का मतलब क्या है यहाँ पर, अवयव B के मोलों की संख्या। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है, कन्फर्म होना चाहिए आपको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के लिए वॉन हॉफ गुणांक का मान लिखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आ सकता है। बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के लिए वॉन हॉफ गुणांक का मान लिखो। तो बेंजीन में एथेनोइक अम्ल का वॉन हॉफ गुणांक कितना होता है, 0.5। ओके, क्योंकि एथेनोइक अम्ल है वो द्विलक बनाता है, डाइमर बनाता है। तो बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के लिए वॉन हॉफ गुणांक का मान कितना होता है, 0.5। ये आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि एथेनोइक अम्ल है वो क्या बनाता है, द्विलक बनाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखे जाने पर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 4, कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखे जाने पर क्या होता है। तो जो सांद्र लवणीय विलयन है उसमें रखने पर कच्चा आम बहिर्प्रासरण के कारण जल को बाहर निकाल देता है और संकुचित हो जाता है। कि जो सांद्र लवणीय विलयन है उसमें रखने पर जो कच्चा आम है वो बहिर्प्रासरण के कारण जल को बाहर निकाल देता है और संकुचित हो जाता है। तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी भी डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। प्रासरण दाब। अब प्रासरण दाब क्या होता है, तो प्रासरण दाब की परिभाषा लिखिए। प्रासरण में विलायक का प्रभाव SPM यानी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर साम्य अवस्था स्थापित होने तक सतत बना रहता है, और इस प्रभाव को विलयन की ओर अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जा सकता है, और यह अतिरिक्त दाब क्या कहलाता है,
परासरण दाब कहलाता है। कि जो परासरण में जो विलायक का जो प्रभाव है वो SPM यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर साम्य अवस्था स्थापित होने तक सतत बना रहता है, और इस प्रभाव को विलयन की ओर अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जा सकता है, और यह अतिरिक्त दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके, देहली ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। अब देहली ऊर्जा क्या होती है? किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम कुल ऊर्जा क्या कहलाती है? देहली ऊर्जा कहलाती है। यानी किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम कुल ऊर्जा देहली ऊर्जा कहलाती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, हेनरी के नियम की सीमाएं बताइए। तो जो हेनरी का जो रूल होता है उसकी क्या सीमा होती है? हेनरी का नियम कब लागू होता है? तो हेनरी का नियम तभी लागू होता है जब, फर्स्ट पॉइंट क्या है? जब दाब अधिक न हो। यानी हेनरी का नियम तब लागू होता है जब दाब अधिक ना हो, ताप है वो कम नहीं हो, और गैस विलायक से क्रिया नहीं करे और उनका आयनन या संगुणन हो। ओके। और गैस की विलयता कम हो, अर्थात विलयन है वो कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए। तो हेनरी का नियम तब लागू होता है जब दाब है वो अधिक नहीं होना चाहिए, ताप कम नहीं होना चाहिए, और जो गैस है वो विलायक से क्रिया नहीं करे, और उसका जो आयनन है या फिर उसका संगुणन है वो नहीं हो, और गैस की जो विलयता है वो कम होनी चाहिए, अर्थात विलयन कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है आपके, विहिमी कारक क्या है? अब ये विहिमी कारक क्या होते हैं तो इनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि वह पदार्थ जो जल में हिमांक को कम करता है, वह पदार्थ जो जल में हिमांक को कम करता है, इसे बर्फ़ पर डालने से बर्फ़ है वो पिघलने लगती है, क्या कहलाता है? विहिमी कारक कहलाता है। यानी वह पदार्थ जो जल में हिमांक को कम करता है, इसे बर्फ़ पर डालने से बर्फ़ है वो पिघलने लगती है, क्या कहलाते हैं? विहिमी कारक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए है NaCl यानी साधारण नमक, और CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड। सड़कों पर जमी हुई बर्फ़ को हटाने के लिए विहिमी कारक का उपयोग किया जाता है। सड़कों पर जो बर्फ़ जम जाती है उस बर्फ़ को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विहिमी कारक का प्रयोग किया जाता है। तो विहिमी कारक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विहिमी कारक की क्या परिभाषा होती है, उसका यूज़ कहाँ पर होता है। तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के लिए वांट होप गुणांक का मान आधा क्यों होता है? कि जो बेंजीन है उसमें एथेनोइक अम्ल के लिए वांट होप गुणांक का मान आधा क्यों होता है? तो उसका क्या कारण है? वांट होप गुणांक का मान कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अब जो वांट होप गुणांक होता है उसका जो मान होता है वो कणों की संख्या पर निर्भर करता है, और बेंजीन में एथेनोइक अम्ल द्विविलक बनाता है, अंतः कणों की संख्या आधी रह जाती है, और वांट होप गुणांक का मान भी क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। और ये आपके एथेनोइक अम्ल का द्विविलक है। ओके। और ये डायग्राम जो है, ये जो संरचना है, ये आपको अच्छे से बनानी है, अच्छे से सीखनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, अमलगम किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? जो अमलगम है वो किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो अमलगम ठोस में द्रव्य प्रकार का विलयन है। अमलगम है वो ठोस में किस प्रकार का विलयन है? द्रव्य प्रकार का। और इसमें किसी धातु में पारा विलय रहता है, जैसे पारा कॉपर में कॉपर अमलगम, और पारा जिंक में जिंक अमलगम। ओके। अमलगम है वो ठोस में द्रव्य प्रकार का विलयन माना जाता है। इसमें किसी धातु में पारा विलय रहता है, जैसे पारा है वो कॉपर में कॉपर अमलगम, और पारा जिंक में कैसा होता है? जिंक अमलगम।
क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रयोगशाला में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली अर्धपारगम्य झिल्ली का नाम बताइए और ये कैसे बनाई जाती है। तो यह कॉपर फेरोसाइनाइड है और इसे CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट और K4FeCN6 के सममोलर जलीय विलयनों को मिलाकर बनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ppm की गणना ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ppm की फुल फॉर्म क्या होती है, पार्ट पर मिलियन, और इसका फार्मूला होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इनटू में क्या है 10 की पावर 6, यानी ppm बराबर आप लिख सकते हो WA अपॉन WA प्लस WB और इनटू में क्या है 10 की पावर 6। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अलप प्रासरी और अति प्रासरी विलयन किसे कहते हैं। इन दोनों की परिभाषा आपको अच्छे से आनी चाहिए। अलप प्रासरी और अति प्रासरी विलयन, यदि दो विलयनों के प्रासरण दाब असमान हो, भिन्न भिन्न हो, तो कम प्रासरण दाब वाला विलयन अलप प्रासरी और अधिक प्रासरण दाब वाला विलयन क्या कहलाएगा, अति प्रासरी विलयन कहलाएगा। अलप का मतलब होता है कम और अति का मतलब क्या होता है ज़्यादा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, समप्रासरी विलयन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि दो विलयनों के प्रासरण दाब समान हो तो वे समप्रासरी विलयन कहलाते हैं और इसकी जो मोलर सांद्रताएं हैं वो भी क्या होती हैं, समान होती हैं। C1 बराबर C2 ये सांद्रताएं हैं इसकी, या N1 अपॉन V1 बराबर N2 अपॉन V2, या फिर आप लिख सकते हो W1 अपॉन M1 V1 बराबर W2 अपॉन M2 V2। तो ये आज का चैप्टर है हमारा और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।